हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज़ योर प्यारा सा चैनल E=MC²। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 2 फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में चार्ज के बारे में पढ़ा या SI यूनिट पढ़ी, क्वांटिटी कैसी है वो पढ़ा, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और हम किन किन मेथड से किसी एक अनचार्ज या फिर किसी दो अनचार्ज बॉडी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। आज का जो हमारा गोल है वो है कूलम्स लॉ। उसके बाद कूलम्स लॉ के बाद हम कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस पढ़ेंगे, मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ के लिए वैलिड है, कहाँ के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सब हम लिमिटेशंस में देखेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा होगा, हम कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। उसके बाद हम कूलम्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, कि कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रांगर है, कौन सा फोर्स कम स्ट्रांगर है, या फिर इनके बीच में सिमिलरिटीज़ देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे। एंड लास्ट में हम वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक, कूलम्स लॉ हेडिंग लगाइए, कूलम्स लॉ। ठीक, मान लीजिए दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक Q1 और एक Q2। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक, दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। ठीक है, और मान लीजिए दोनों मतलब ये चार्ज जो है कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस चार्ज Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, रिपल्सिव ही तो होगी भाई। इस चार्ज Q1 पर ये चार्ज Q2 कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड। ठीक, इधर ही लगेगा भाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर भागेगा ना, तो फोर्स तो इधर लग रहा है ना। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, पहले चार्ज पर फोर्स, इस पर फोर्स, इसके कारण। ठीक, अब देखिए फोर्स, इस पर फोर्स कैसे, इसके मतलब इस पर जो फोर्स होगा वो इसके द्वारा लगाया जाएगा भाई। ये इसको इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये और इधर भागेगा ना, तो इस पर जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज किधर होगा, उधर होगा। ठीक, अच्छा एक बात और है, आप देखिए ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी तो इस पर लगाएगा। बताइए भाई, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ F12 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ F21। बताइए, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इक्वल होगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू फर्स्ट, इक्वल होगा कि नहीं, बताइए। क्योंकि ये सेकेंड चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये फर्स्ट चार्ज सेकेंड पर ही उतना फोर्स लगाएगा, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम मॉड भी हटा दें, F12 लिखें इज इक्वल टू F21 लिखें, तो ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, फोर्स इक्वल है बट जो दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पर शो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को। ठीक है ना, फोर्स दोनों सेम है, F12 इज इक्वल टू F21 हम लिखेंगे, लेकिन मॉड में लिखेंगे तब वो सही होगा। ठीक, लेकिन अगर हम मॉड में नहीं लिख रहे हैं, वो ऐसे लिख रहे हैं और माइनस नहीं लगा रहे हैं, तब हमारा जो होगा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम जब मॉड के बाहर इसको लिखेंगे
तो माइनस ऑफ F21 इज इक्वल टू F12 लिखेंगे। अभी इसी को हम लास्ट में प्रूव भी करेंगे कि जो कूलम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो कूलम्स लॉ की डिफिनीशन है वो क्या कहती है। कूलम्स लॉ की डिफिनीशन कहती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law we can say that force between two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। कूलम्स लॉ की जो डिफिनीशन है वो ये कहती है कि जो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स लॉ कहता है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच, मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कैन से दैट फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? चार्जेस के प्रोडक्ट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इसके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो इसकी डिफिनीशन से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। बताइए भाई, चार्जेस के प्रोडक्ट के बीच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफिनीशन से, तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इसके बीच के Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको भी हम लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक, अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यही होगा कि नहीं? ठीक, और जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K आएगा, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ठीक, इतना इसमें है, आगे और है, इतना नोट कर लीजिए, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इरेज करके। ठीक है, ठीक, इरेज रहे। ठीक, हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ठीक, यही तो बना है। यहाँ जो हमारा K है वो क्या है? K हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0, और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। इसकी जो मतलब यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, तो
जनरली लोगों को इस ये यूनिट जो होती है ना, इसको निकालने में दिक्कत होती है। तो इसका सिंपल से मेथड है, देखो हमें निकालने की इसकी यूनिट है, इसकी पूरे की, तो F इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स की न्यूटन होती है, जो डिस्टेंस है इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और ये Q1 Q2 नीचे आएगा, चार्ज किस में होता है, ऐसा यूनिट कूलाम होती है, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ये अपान में कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये जो है होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो यो हो जाएगी, वो यूनिट जो होगी वो हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। कैसे होगी भाई, इसके जगह पर इसको रखेंगे, देखो के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, हमें निकालनी इसकी यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट इसको इधर ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एफ नीचे आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब चार्ज की यूनिट, एक चार्ज की यूनिट कूलम होगी, तो दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, अपान ये फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है। अच्छा, ये जो के होगा, क्या के हर जगह के लिए सेम होगा, हर जगह के लिए सेम नहीं होगा के। ये के जो है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, ये एयर के लिए है, वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है। ये जो के की वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी, ऑयल के लिए अलग होगी, कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है उसके लिए अलग होगी, कोई एक मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके लिए अलग होगी। ठीक है ना, तो जो ये के की वैल्यू होगी वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाए कि के क्या डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हाँ ये मीडियम पे डिपेंड करती है। के अगर पूछा जाए डिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो जो है हमारा, सॉरी के जो हमारी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर इंडिपेंडेंट, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि के जो है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और किस पे डिपेंड करती है, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, जो हमारा के है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, के किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, अच्छा ये तो एयर के लिए है, ये तो जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान स्क्वायर, ये तो एयर के लिए है। अगर मान लीजिए और कोई मीडियम हमारे पास हो तो फार्मूला क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, इफ we have given any medium, if we have given any medium, then the electrostatic force H, अगर मान लीजिए कोई और मीडियम दिया है एयर के अलावा, ऑयल है, वाटर है, कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है ना, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये होगा, ये फार्मूला होगा अगर और कोई मीडियम
होगा तो, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम हो, ठीक है ना, वो सबके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, कहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस। अच्छा, स्टेशनरी चार्जेस कुछ लोग समझते होंगे कि रेस्ट में है। स्टेशनरी चार्जेस मतलब ऐसे चार्ज जो रेस्ट में है, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। हाँ, रेस्ट में हो सकते हैं, स्टेशनरी चार्ज रेस्ट में है, इसका ठीक मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लीजिए दो चार्ज होंगे, ठीक, अगर ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तब कूलम्स लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए Q1 रेस्ट में है और Q2 क्या है, मोशन में है, तब भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए Q1 जो है मोशन में है और Q2 रेस्ट में है, तब भी एप्लीकेबल होगा कूलम्स लॉ। लेकिन अगर Q1 और Q2 दोनों ही मोशन में हैं, Q1 और Q2 अगर दोनों ही मोशन में हैं, तो ये एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा। इन तीनों केस में ये तीनों क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर Q1 और Q2 दोनों ही मोशन में हैं, तो वो क्या होगा, एप्लीकेबल वो नहीं होगा, ठीक। और जो सेकेंड लिमिटेशन है उसको देख लीजिए। सेकेंड है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, ठीक। ये जो हमारा कूलम्स लॉ होगा, ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा। पॉइंट चार्जेस मतलब कुछ फील आया, क्या पॉइंट चार्जेस बड़ा हो सकता है, क्या पॉइंट चार्ज, अच्छा पॉइंट हमने बोला तो कई लोग के माइंड में आया होगा पॉइंट मतलब छोटे, पॉइंट साइज चार्ज। ऐसा नहीं है, पॉइंट चार्ज बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बट जो उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि एक चार्ज के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज क्या लगे, पॉइंट चार्ज लगे, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट चार्ज का एक्चुअल मीन ये है कि जो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, वो इतनी हो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज हो। कूलम ये जो पॉइंट चार्ज होते हैं ये बड़े भी हो सकते हैं, इट मे बी बिग आल्सो, ठीक है, बट जो उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि एक जो है आप इलाहाबाद में लग दिए, एक लखनऊ में, मान लीजिए कि इतना बड़ा सा एक पॉइंट चार्ज लिए, एक लखनऊ में रख दिए। अब बोलोगे इतना बड़ा सा पॉइंट चार्ज लिए तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, तो एक लखनऊ में रख दो, एक कहाँ रख दो, इलाहाबाद में रख दो। तो जो लखनऊ वाला इलाहाबाद वाले के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज होगा और इलाहाबाद वाला जो रखे वो लखनऊ वाले के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज होगा, क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है। और अगर आप देखेंगे तो वो दोनों कैसे मतलब कि दिखेंगे, पॉइंट चार्ज दिखेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि केवल छोटे चार्ज हों, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बड़े भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या हुई, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, ठीक। अब हम आ गए किस पे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स
लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन है टू लाइक एंड इक्वल चार्जेस आर, टू लाइक एंड इक्वल charges are at a distance of 5 centimeter and exert a force of 9 into 10 to the power minus 3 Newton on each other। जो ए पार्ट है वो बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इसको फाइंड कीजिए। और जो बी है वो ये कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सो ट्राई कीजिए इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो बोल रहा है टू लाइक एंड इक्वल चार्जेस, दो लाइक चार्जेस, मतलब जो उनका नेचर है वो सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव ही हैं या फिर दोनों निगेटिव ही हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंड इक्वल चार्जेस, और इक्वल हैं दोनों। ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड भी है वो क्या है, इक्वल ही है। और वो दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर पे। तो मान लो ये हमने मान लिया एक प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है, मतलब एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितने न्यूटन का है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन का। जो फोर्स लग रहा है वो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन का है। ठीक, अब बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, जो हर एक चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। मतलब दोनों चार्ज क्यू, दोनों क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। भाई क्यू एक आ जाएगा तो वही उसका सेकंड वाला भी क्यू होगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल। तो चलिए कूलम्स लॉ वही लगाइए, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, एफ कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। ठीक, इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2, मतलब Q1 की भी वैल्यू क्यू है और Q2 की वैल्यू क्या है, क्यू है, अपान आर कितना है 5, लेकिन ये किसमें है, सेंटीमीटर में। मीटर में हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो नीचे आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपान 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इतना आया। अब देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब ये 25 इधर आएगा तो हो गया 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 और ये 10 पावर माइनस 4 इधर आएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक, और ये 10 पावर 9 नीचे आ जाएगा अपान 10 टू पावर 9, इधर कितना बचा, केवल क्यू स्क्वायर बचा। सॉल्व करेंगे 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 हो जाएगा, कितना होगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 अपान 10 टू पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए ये ऊपर जाएगा कितना होगा, हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर
भाई नीचे +9 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -9, तो -9 -7 -16 10⁻16 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q²। तो Q² की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखिए Q² की वैल्यू आई 25 × 10⁻16। ठीक, तो Q की वैल्यू कितनी होगी 5 × 10⁻4 -8। ठीक, जो हमारे Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 × 10⁻8। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो कितना होगा 5 × 10⁻8 क्या कूलम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब बात हो रही है इस पे फोर्स कैसा होगा। तो भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो है इनके मतलब दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज आर, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज are initial 4 centimeter apart, 4 centimeter apart. When they are moved closer together, when they are moved close together so that they are now only only 1 centimeter apart, 1 centimeter ना। Then the force between them will be, then the force between them will be। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। बाद में उन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास लाया जाता है, मतलब दोनों को क्लोज लाया जाता है, तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर बचती है। तो पूछा जाता है कि फोर्स, जब 1 सेंटीमीटर उनके बीच का मतलब डिस्टेंस है तब उन पर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो देखें पहले फिगर देखते हैं। एक प्लस चार्ज है क्यों, एक माइनस क्यों है। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब इन दोनों चार्ज को थोड़ा पास लाया गया तब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच मतलब एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कितना होगा, कितने गुना ज़्यादा होगा या फिर कितने गुना कैसा होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ देखिए। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F = kq1q2/r²। ठीक, तो पहले इसके लिए देखिए। ठीक है, तो देखिए K इंटू क्यों, ये क्यों ही है, ये भी क्यों ही है भाई, पॉजिटिव ही लेंगे मैग्नीट्यूड, अपान r कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो 4 × 10⁻² मीटर का देखो, 4 × 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 × 10⁻4 हुआ इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अच्छा अब ये देखो इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो
एफ इज इक्वल टू के इंटू, ये भी क्यू इंटू क्यू होगा अपान आर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻4। भाई 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसको हम सपोज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा हम पहले वाले को और सिंप्लीफाई करते हैं। एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान 16 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, तो ये F1 हो गया और F2 कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर अपान 10⁻⁻4। 1 इंटू 10⁻⁻4 लिखे या 10⁻⁻4 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा क्या देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻4 इंटू F2 इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां से K इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू इस पे रख दो। ठीक है, रखते हैं, 16 है ये। ठीक है, रखो, देखो F1 इसको इधर मल्टीप्लाई ले आओ, इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर बचा। K इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे कितनी आई है, 10⁻⁻4 इंटू F2, 10⁻⁻4 इंटू F2, 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल, 16 टाइम्स ऑफ F1 इज इक्वल टू F2। ठीक, तो जो फोर्स इस पर लगेगा इस वाले पर, वो 16 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, F1 से। ठीक, जो फोर्स इस पर लग रहा है वो 16 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, लार्जर। 16 टाइम्स किससे होगा, ज्यादा होगा, लार्जर होगा किससे, पहले वाले से। ठीक है ना, सो नोट डाउन, नोट कर लीजिए इसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है, और इन जो चार्ज का रेडियस है इसका भी 1 मीटर है और इसका भी क्या है, 1 मीटर है। तो इन और ये जो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 कूलम्ब है, और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए +4 कूलम्ब है। ठीक है, तो इनके जो दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ऑप्शन दे रहे हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻10 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, ट्राई कीजिए पॉज करके। देखिए इसमें हमने जो बताया था, जो कूलम्स लॉ है, जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज मतलब कि पॉइंट चार्ज मतलब ये हमने नहीं कहा कि पॉइंट चार्ज मतलब छोटे चार्ज, पॉइंट जैसे चार्ज, पॉइंट साइज चार्ज। पॉइंट चार्ज बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, कि अगर हम एक चार्ज के पास खड़े होकर देखें तो हमें दूसरा चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ख्याल से जो ऑप्शन सही होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक, नन ऑफ दीज, क्योंकि देखिए जो हमारे चार्ज हैं उनका रेडियस ही कितना है, 1 मीटर है। जो हमारा चार्ज है उसका रेडियस ही कितना है, 1 मीटर है, और उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो ये तो पॉइंट चार्ज हुआ ही नहीं भाई, 2 मीटर डिस्टेंस है और 1 मीटर इसकी रेडियस ही है, कहाँ से पॉइंट चार्ज हुआ।
पॉइंट चार्ज हुआ ही नहीं तो यहाँ कूलम्स लगेगा ही नहीं, और लगेगा ही नहीं तो कुछ आंसर आएगा नहीं, और कुछ आंसर आएगा नहीं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है एक बार फिर से बता रहे हैं, पॉइंट चार्ज मतलब होता, पॉइंट चार्ज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर एक कोलकाता में रखा है तो एक मुंबई में रखा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम कोलकाता से देखेंगे तो मुंबई में जो हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज दिखेगा, और अगर मुंबई से देखेंगे कोलकाता में जो दिखेगा वो पॉइंट चार्ज ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी आगे कुछ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जो कूलम्स लॉ है और जो ग्रेविटेशनल का मतलब जो कुछ लॉ हुआ है उसके बीच में मतलब हम कुछ सिमिलरिटीज कुछ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग डालिए कंपैरिजन विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या, कंपैरिजन। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज ये है प्लस Q1 प्लस Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। मान लीजिए एक ये M1 है, ये M2 है, इनके बीच की भी डिस्टेंस r है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो G M1 M2 अपान r स्क्वायर। देखो देखने में कुछ सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं, ठीक, देखने में कुछ सिमिलर लग रहे होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में हम कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं, पहले सिमिलरिटीज ही देख लेते हैं। हाँ, सिमिलरिटीज ये है कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर एफ जी होगा। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो ये एफ जी देखो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं आर स्क्वायर के, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। और ये भी देखो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर नहीं, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये सिमिलरिटीज है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, बोथ एक्ट एज अ सेंट्रल फोर्स। दोनों कैसे एक्ट होते हैं, मतलब एक्ट करते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स के जैसे एक्ट करते हैं। कैसे, सेंट्रल फोर्स के जैसे। अच्छा, अब सेंट्रल फोर्स का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सेंट्रल मतलब बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है, ठीक, तो ये चार्ज Q1 जो ये Q2 पर फोर्स लगाएगा, मान लीजिए फोर्स लगाया, तो जो मतलब फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा, भाई रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है ना, तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स लगाए कोई एक, तो जो दूसरे पर फोर्स लग रहा है उसके जो जाने की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट हो जहां से फोर्स लग रहा है। मतलब अगर ये फोर्स लगा रहा है तो इसके स्ट्रेट लाइन में ही वो चार्ज भी जाना चाहिए, इसका मतलब होता है सेंट्रल फोर्स। अच्छा, मान लीजिए मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में ही देखिए, क्या मान लीजिए अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कोई बॉडी आती है यार किसी बॉडी को खींचती है, तो क्या कोई ऐसे आती है क्या, अगर सीधी आ रही तो सीधे ही आती है ना, कि ऐसे अगर सीधे आ रही तो ऐसे मुड़ के, ऐसे सीधे आ रही ऐसे मुड़ के ऐसे आएगी, ऐसे तो आती नहीं है, स्ट्रेट लाइन में आती है ना। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेंट्रल फोर्स के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है ना, जब भी फोर्स लगेगा हमेशा फोर्स स्ट्रेट लाइन में लगेगा, ना कि किसी अदर डायरेक्शंस में। ठीक है ना, ये क्या हो गई, सिमिलरिटीज। अब इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, देखिए
पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, while gravitational force are always attractive। ठीक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के दूर भी जाएंगे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे के पास आ सकता है, दूर नहीं जा सकता। ठीक, एक तो ये है। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर, मतलब इफ ग्रेटर नहीं, लार्जर देन ग्रेविटी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लार्जर वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर। ठीक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर लिखिए यहाँ पर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक होगा। एक नोट पॉइंट में ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग नोट में, जो Fe/Fg मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो, तो नियरली लगभग 10⁻39 के आसपास होता है। मतलब Fe इज इक्वल टू 10⁻39 टाइम्स ऑफ Fg। अगर हम 10⁻39 टाइम्स Fg लगाएं तो वो Fe के इक्वल होगा। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है जो Fe होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किससे? Fg से। तो Fe/Fg इज नियरली इक्वल्स टू 10⁻39। एक्यूरेट में बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कब है? जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हों? एयर में हों, वैक्यूम में हों, फ्री स्पेस में हों, तब की बात है ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए हेडिंग लगाइए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो देखिए मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये भी प्लस क्यू है, Q1 है, ये प्लस Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब देखिए कूलम्स लॉ, मतलब यहाँ से तुम कूलम्स लॉ लिख ही सकते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो इसमें हम डायरेक्शन भी लगाएंगे भाई। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? अच्छा देखिए डायरेक्शन किधर है, मतलब इस पर अभी हम चार्ज Q1 के लिए बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, F12 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, F12 के लिए बात कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, देखिए इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा ना, इसके कारण
इसके कारण ही तो इस पर फोर्स लगेगा। बताइए, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड हम बात कर रहे हैं, तो इसके कारण ही तो इस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल, तो R1 माइनस R2, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बताइए, इनके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है? R है। अब फोर्स भाई 1 पर लग रहा है ड्यू टू सेकेंड, तो इसके कारण इस पर लग रहा है ना, तो इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ। ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। फाइनल ये है, फोर्स इस पे लग रहा है, कारण इसके, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2, कोई दिक्कत? ये R1 हो गया, ये R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अच्छा देखिए, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैप यूज़ करते हैं भाई। ये मान लीजिए अगर कोई एक वेक्टर ए लिखा है, तो इसमें क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना, यही तो है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? R1 माइनस R2 का कैप यूज़ किया हमने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ए कैप की वैल्यू भाई होती क्या है? वेक्टर ए अपान मॉड ए, यही तो होगी। बताइए, यूनिट वेक्टर अब हम इसका पूरे का क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे। देखिए, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान इसका मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड R का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। R का स्क्वायर लिखें या मॉड R का स्क्वायर लिखें, बात तो एक ही है ना। अब R अगर पॉजिटिव भी होगा, सॉरी निगेटिव भी होगा, तब भी R स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड लिखें वैसे भी पॉजिटिव हमारा रहेगा, ठीक है। इंटू R1 माइनस R2 का कैप निकालने का मतलब R1 माइनस R2 अपान R1 माइनस R2 का मॉड। अब ये R है क्या? इसके बीच की डिस्टेंस ही तो है, तो मॉड लगा है, तो भाई ये भी तो इसके बीच की डिस्टेंस है, तो यहाँ हम R की जगह मॉड R की जगह मॉड R1 माइनस R2 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दिए F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर में अपान मॉड R1 माइनस R2, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2, क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 का मॉड का होल क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक, ये क्या हो गया? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इसी तरह फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट भी निकालेंगे, ठीक। देखिए, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये कैसे निकलेगा? इसमें भी वही कहानी, के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। वेक्टर के लिए भाई ये R1 माइनस R2, अब इस पर फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, इसके कारण, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 का कैप F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, इसको मॉड में भी लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू, ये निकालने के लिए भाई, ए कैप निकालने के लिए यही तो करना पड़ता है, अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। भाई यूनिट इसका पूरा हम अगर इसके पूर्व ये जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट है, अगर पूरे का हम यूनिट वेक्टर निकालें तो यही पूरा प्रोसेस तो करेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो वेक्टर एफ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एफ करेंगे, सॉरी ये R2 माइनस R1, तो एफ ऑफ, देखिए F21 इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन, यहाँ देखिए एक स्टेप छूट गया, यही करेंगे ना, इंटू R2 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 मॉड में, ठीक है। अभी इस R की जगह भाई मॉड में डिस्टेंस लिखिए R स्क्वायर, अब इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है? R2 माइनस R1, तो इस R की जगह मॉड R की जगह हम R2 माइनस R1 भी ले सकते हैं, इंटू R2 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1। अब देखिए इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान
R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, ये इक्वेशन इसको हम सेकंड मान लेते हैं और ये जो आई थी ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा ऊपर ही रेस करते हैं। देखिए अब देखो, फिगर तो इरेज कर दिए। ठीक है, अच्छा रुको, देखो अगर हम देखो अभी दो मतलब बन रहे थे ना, एक R1 माइनस R2, एक R2 माइनस R1। तो अगर हम फिगर, यही तो फिगर था, फिगर ये था। जब डायरेक्शन इधर था तब, और जब डायरेक्शन इधर है तो R2 माइनस R1। अगर हम फिगर से देखें तो फ्रॉम फिगर तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 माइनस R1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? R1 माइनस R2 इक्वल होगा किसके? माइनस ऑफ R2 माइनस R1। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस R2 प्लस R1, वही बात हुई कि नहीं? R1 माइनस R2, चाहे इसको लिखें चाहे ऐसा लिखें, कोई दिक्कत है? अगर ये सही है तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कह सकते हैं। अगर ये सही है तो हम पहले और दूसरे इक्वेशन से ये भी कह सकते हैं कि f ऑफ 1 2 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। मतलब फोर्स पहले पर दूसरे के कारण बराबर होगा निगेटिव साइन ऑफ फोर्स दूसरे पर पहले के कारण। कैसे भाई? देखिए फिगर से R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 माइनस R1 है। ठीक है, और ये जो इस पर फोर्स लगेगा इसके कारण ये किसके इक्वल होगा? जो इस पर फोर्स लगेगा इक्वल, मतलब एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 जो होंगे वो एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। हाँ, लेकिन जो डायरेक्शन होगा फोर्स लगाने का वो क्या होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्शन जो फोर्स लगाने का होगा वो अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्या लगा देंगे? F ऑफ 1 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे बट केवल डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो देखो ये तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए, मतलब देखो ये पहला वाला हो गया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये और ये इक्वल कब होगी? जब हम इसमें क्या लगाएंगे? माइनस, तभी तो होगी। अगर इधर माइनस लगाएंगे तो इधर भी तो माइनस लगाएंगे भाई। अगर किसी इक्वेशन में हम छेड़खानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दोनों तरफ सेम करते हैं ना, कि जना इक्वेशन में कुछ फर्क ना पड़े भाई। अगर +2 ऐड कर रहे हैं इधर तो +2 इधर भी ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन पे कुछ फर्क ना पड़े। तो इधर भी अगर हम माइनस लगाएंगे और इधर भी माइनस लगाएंगे, जैसे इधर माइनस लगाएंगे ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि F ऑफ 1 2 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो इस इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो एग्री करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब दियर इज मतलब एवरी एक्शन मतलब हर एक एक्शन का इक्वल बराबर और अपोजिट रिएक्शन होगा। इक्वल मतलब इक्वल होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या केवल वही डायरेक्शन अपोजिट है। तो आज इतना ही, बाकी कल हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कुछ रिलेटिव परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज के लिए, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कल हम बात करेंगे। सो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।